वेलकम टू प्रारॉक्स BSCV क्लासेज द स्मार्टेस्ट वेज टू स्टडी। आप सभी विद्यार्थियों का प्रारॉक्स BSCV क्लासेज में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा था सेकेंड चैप्टर का अगले भाग आप लोग को दिखाएंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें बताया था कि ये अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन क्या है। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे। इसमें आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल आपने सीखा था कि कैसे हम सघन और विरल को पता कर सकते हैं कि कौन सी माध्यम सघन है और विरल है। आज आपको मालूम चलेगा कि हम लोग जो है इसमें कि कैसे अपवर्तनांक जानेंगे, कौन सी माध्यम में कैसे जो होता है प्रकाश की चाल तीव्र होती है, कम होती है। फर्स्ट हम लोग का क्या है स्लाइड, वो देखते हैं। ये कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट स्लाइड अपवर्तनांक। कल हमने वहाँ तक पढ़ा था पॉइंट को, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक क्या है? तो ये बतलाता है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, अर्थात जब हम लोगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, जब हमारा माध्यम चेंज होती है, तो माध्यम चेंज होने की वजह से क्या होता है कि प्रकाश की चाल एक जो होता है माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पर या तो मूर्ति अभिलंब की तरफ, नहीं तो दूर भागती है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अर्थात ये बताया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है माध्यम हम लोग का चेंज होते रहता है और हम लोग एक एक पॉइंट वर्णन किए थे। इसमें क्या कहा गया है कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है n से। अपवर्तनांक जो होता है वह माध्यम में और निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे मीडियम है तो इसके जगह हम m दे सकते हैं। c हमारा ये बतलाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आप लोग बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है उसके बारे में। तो यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं कि n जो है होता है अपवर्तनांक, वह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होती है? अनुपात होती है। इसका कोई ऐसा मात्रक, जैसे हम लोग का सभी का ना मात्रक होता है। अगर हम बोल रहे हैं किसी दूरी का मात्रक तो वो मीटर में मापी जाती है। टाइम का अगर बोल रहे हैं कितना टाइम हुआ, इसका मतलब सेकेंड बताते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो ऊपर यहाँ पे जो हमारा रहेगा चाल का मान रहेगा और नीचे यहाँ भी उसका मान रहेगा। अगर ये चाल हमारा है इसका मतलब कि इसका भी मीटर प्रति सेकेंड, और ये हमारा चाल है इसका अर्थ ये भी हुआ ये भी मीटर प्रति सेकेंड है। अर्थात ये मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड कट जा रहा है। यहाँ से ये बता सकते हैं कि इसका मान जो होगा यूनिट कुछ नहीं बचेगा। अर्थात इसका ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट नहीं होता है। सिर्फ आपको ये वैल्यू रहेगा और बताएगा कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है। नोट में यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये जो नोट हम लोग का कर रहा है कि हवा से पानी में जाने वाली किरण की अपेक्षा हवा से कांच में जाने वाली किरण अविलंब की ओर अधिक मुड़ेगी। इसका कारण क्या हो सकता है कि जिसमें हम देखे थे कि बताए हैं कि जब हमारा ये माध्यम जैसे ये हमारा माध्यम है, तो माध्यम में एक माध्यम हवा को मानते हैं और दूसरा माध्यम हमारा क्या होती है? दूसरा माध्यम हमारा जल होती है। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे आएगी और ये अविलंब होती है। तो अविलंब की अगर ये माध्यम भी हमारा वायु रहता तो इस तरह से सीधे निकलती, लेकिन वायु जो है माध्यम नहीं होने के कारण, जल माध्यम होने की वजह से क्या होता है, ये सीधी रेखा में नहीं जाकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये मेरा अविलंब है और इसी के तरफ क्या होगी, ये मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट बता रहे हैं कि अगर वायु और जल लिया जाए तो वायु जल की अपेक्षा जितना ये मुड़ रही है उससे कहीं ज़्यादा अगर वायु और कांच लिया जाए उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक मुड़ती है। अगर जल में ये इतना मुड़ रही थी तो ये प्रकाश की चाल क्या होगी हमारा यहाँ पे कांच में ये और ज़्यादा मुड़ेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जल वाला जो मुड़ा था, ये जल में जो मुड़ रहा है, इसका मतलब जल में प्रकाश की चाल मैंने कल बताया था ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 2,25,000 और 2 लाख। तो ये चाल क्या हुआ, कांच में कम गया, और कांच में कम गया अर्थात प्रकाश की चाल कम होने के कारण अविलंब की ओर क्या होगी? ज़्यादा मुड़ेगी। तो यहाँ आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, इसमें ये बता रहा है कि हवा से पानी में जाने वाले किरण की अपेक्षा हवा से कांच में जाने वाली प्रकाश की किरण अधिक मुड़े, क्योंकि
पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। अर्थात कम किस में होगी, तो ये कांच में कम होगी चाल, इसलिए वो अभिलंब की ओर क्या होगी, ज़्यादा मुड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक पॉइंट है इसमें दिया हुआ, एग्जाम में हमें अक्सर जो होता है पूछा जाता है इससे रिलेटेड। दिया हुआ रहेगा कि वायु में ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें से चुनना होता है। वायु का जो होता है अपवर्तनांक कितना होता है, का पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 समथिंग। अगर इसको मान लिया जाए तो लगभग कितना के बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बोल रहा है कि वायु में पानी है, इसके बाद अल्कोहल है, किरोसिन है, तारपीन है, बेंजीन है, बर्फ और हीरा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वायु में हम लोग का अपवर्तनांक होता है, और ये सबसे कम पूछा जाए तो वायु का होगा, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो किसका होगा, हीरा का होगा 2.42। अर्थात अगर यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि आप बताइए प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगा, तो आपका जवाब आएगा कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, वायु में, क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। और प्रकाश की चाल किसमें कम होगी, तो हीरा में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला कि अगर किसी चीज़ का, अगर कोई माध्यम हमारा ले रहे हैं, उस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगी तो चाल क्या जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और याद रखिए हमेशा निर्वात और शून्य में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस स्लाइड को जो है आप लोग याद रखिए, 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इसमें वायु का कितना होता है, पानी का कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बताएं कि अगर 2 माध्यम लिए हैं तो n जो होता है हमारा अपवर्तनांक कहलाता है, और n जो हम लोग का यहाँ पे माध्यम लिया जाता है, जिसमें बताएं कि C जो होगा हम लोग का क्या कहलाएगा, ये निर्वात में प्रकाश की चाल। और यहाँ अगर माध्यम ले रहे हैं तो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, ये दोनों बतलाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगी यहाँ से, ये तुम्हारा क्या बोलेगा कि ये जो है n, अगर आपको किरोसिन का निकालना है, क्या निकालना है, किरोसिन में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो आप किरोसिन के अपवर्तनांक को 1.44 दे सकते हैं। और यहाँ पे जान रहे हैं C जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम यहाँ पे इसका माध्यम Cm दे रहे हैं, अर्थात किस माध्यम की बात बोल रहे हैं, किरोसिन, तो ये माध्यम M की जगह क्या डाल सकते हैं, यहाँ माध्यम M की जगह हम लोग C और K डाल सकते हैं, K से किरोसिन, यहाँ हम लोग माध्यम की जगह जो है K डाल सकते हैं, अर्थात किरोसिन। तो ये जो हमारा ऊपर ये भाग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर Ck आ जाएगा इक्वल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में 1.44। अगर इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो ये जो भाग हमारा आएगा ये 300 और बटा में कितना हो जाएगा 144 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो दशमलव वाला भाग था इसको उड़ाकर क्या किए, ऊपर 2 शून्य दिए। अगर इसको हम 3 से लगा रहे हैं तो ये हमारा 340 तो 120 और 4 तो 12 32, अर्थात ये ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को कितना से 2 से लगा रहे हैं, 2 से लगाएंगे तो 288 होगा, और बचेगा कितना हमारा, तो ये बच जाएगा 12 120 12, इसका मतलब 0 12 120 120 144 से ज़्यादा, इसलिए 0 लगाएंगे, और फिर 1200 हो जाएगा, अर्थात यह 800 400, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 800 हुआ, 8 चौक 32 300 1100 और 8 चौक 32, अर्थात ये 8 से लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसमें जो चाल हुआ है ये कितना हुआ है किरोसिन में, तो किरोसिन का हम लोग का चाल निकल के कितना आया 2.28 इंटू ये हमारा कितना आया 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने बताया था कि पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कहाँ पे किरोसिन में अभी निकाले किस चीज़ से, अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक का मान रखे और उसमें से चाल निकाले तो कितना आया इसका, तो ये 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से जितना भी वैल्यू दिया हुआ है उस पर आपको वैल्यू दे देगा, और अपवर्तनांक से बोलेगा कि तारपीन में और बेंजीन में क्या होगा। तो हम आप लोगों को एक होमवर्क की तरह दे रहे हैं कि आप लोग बेंजीन को क्या कीजिए, बेंजीन में प्रकाश की चाल कितना होता है उसको निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ये समझ में आई होगी। तारपीन जो होता है ये क्या होता है, तो तारपीन का तेल निकाला जाता है। ये चीर जो देखते हैं, चीर और देवदार जो पेड़ सुने होंगे, तो चीर के जो होता है, चीर के पेड़ से ये तारपीन का तेल निकाला जाता है। जैसे
हम लोग जो तार से क्या करते हैं, उसमें से तार को निकालते हैं पदार्थ को, वही तारपीन जो होता है चीर के पौधा से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से तेल जो होता है निकाला जाता है, वही हमारा तारपीन का तेल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलेंगे इसमें, आप लोग का होमवर्क याद रखिए, बेंजीन में कितना प्रकाश का चाल होता है और हीरा में कितना प्रकाश का चाल होता है, ये आप लोग इस जो है अपवर्तनांक के माध्यम से निकाल कर और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें आगे क्या है, इसमें दिया हुआ है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मूर्ति। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह क्या होगा, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मूर्ति है। क्यों ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, एक माध्यम है, यहाँ पे समझेंगे, ये हमारा एक माध्यम है और माध्यम में बता रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा। अगर अपवर्तनांक अधिक हो रहा है इसका मतलब वो कौन सी माध्यम हो जाएगी, वो सघन माध्यम होगी। कौन सी माध्यम होगी, सघन माध्यम होगी, जिससे उसका सघन माध्यम में हम कल बताए थे कि अगर सघन की बात करें अर्थात घन, घन मतलब घना जंगल, और घना जंगल में आप क्या तेजी से दौड़ेंगे, नहीं, धीरे दौड़ेंगे। अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात वो कौन सी माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो यहाँ हमने बताया एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, क्या कर रहा है, बोल रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मूर्ति है, अर्थात वो माध्यम उतना ही क्या होगा, सघन होगा। अर्थात अगर दो माध्यम लिया जाए जैसे वायु, जल और क्या, शीशा, क्या जो हम अगर यहाँ पे बात करें तीनों में तो क्या होगा, अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है, तो अपवर्तनांक हमारा किसका ज़्यादा है, वायु के बाद वायु जो है, वायु का अपवर्तनांक कम होता है, उससे ज़्यादा किसका है, जल का। और कांच का लिया जाए, जस्ट अभी हमने आपको एक स्लाइड दिया था उसमें बताया, जैसे यहाँ पे देखिए ये वायु जो है इसका अपवर्तनांक कितना है, तो ये 1.003 है, लगभग हमने बताया कितना के बराबर, 1 के बार। इसके बाद पानी का जो है ये है। नेक्स्ट हम लोग की बात बोल रहे हैं तो ये हमने कहाँ कांच के बारे में बताया, अर्थात अगर मान लीजिए ये हीरा ले रहे हैं, या नेक्स्ट हम लोग का आता है ये तारपीन है, बेंजीन है, जो भी है इसमें सबको देखिए यहाँ एक से मान क्या है, सबका ज़्यादा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ये अपवर्तनांक जो होता है पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक देखा जाए तो किसका होगा, वायु का, और वायु के बाद सबका जो है अपवर्तनांक ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वायु जो है सबसे अधिक चाल होती है वायु का। अर्थात अगर वायु के चाल में अगर n हम जानते हैं कि माध्यम बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर निर्वात में हम प्रकाश की चाल ले रहे हैं अर्थात वायु की चाल ले रहे हैं, तो ये ऊपर वायु की चाल और नीचे वही माध्यम अर्थात वायु लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये निर्वात और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कट के 1 आएगी। अर्थात मिनिमम हम लोग का जो होगा कितना आ सकता है अपवर्तनांक 1, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो ये सब जो होता है 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जस्ट उससे इसके जो होता है चाल और अपवर्तनांक क्या होता है, हमेशा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चाल और अपवर्तनांक जो होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम अगर चाल को बढ़ा रहे हैं, ये अगर बढ़ा रहे हैं चाल, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम जाएगा, अर्थात घट जाएगा। अगर चाल को घटा रहे हैं तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात यहाँ पे ये बता सकते हैं कि चाल और अपवर्तनांक एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आगे हम नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ चलेंगे। यहाँ पॉइंट क्या कर रहा है, किसी माध्यम में, ये तो समझ में आया, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह किस तरह से हम लोग का क्या होगी, मुड़ेगी। अपवर्तित किरण अगर क्या होगा उसमें किस तरह से मुड़ेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, आपको समझ में आया होगा इस पॉइंट को, आप जरूर देखिए फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, फिर से प्रीवियस जाइए, उसको प्रेव कीजिए और देखिए। यहाँ बोल रहे हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। इसीलिए माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के बीच ये दोनों का इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो हमने बताया अभी अपवर्तनांक निकालकर हमने बताया आपको कि जब अपवर्तनांक की बात करें तो n बराबर क्या होता है, c/c1, अर्थात
अगर हम माध्यम पहला ले रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, चाल पहला होगा। और ये याद रखिए कि एक व्यक्ति है, मोटू है, ये सीखना ऐसे याद रखिए, एक मोटू व्यक्ति है, उसका कंपेयर आप अलग अलग जो है व्यक्तियों को लाकर कर रहे हैं। एक मोटू व्यक्ति है आपका मोहल्ला का, जो एक है जिसका मान निश्चित है, और आप जो है अलग अलग व्यक्तियों को लाकर उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये निश्चित रहेगा। बाकी बात को जितना है उस सबको कहाँ कीजिएगा, नीचे रखिएगा। तो अगर माध्यम पहला ले रहे हैं तो ये C1 होगा, और माध्यम दूसरा लेंगे तो C तो निश्चित रहेगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया। बदलेगा कौन, तो C2 बदलेगा, अर्थात सॉरी यहाँ पे C2 बदलेगा। और C2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का, ये पहला माध्यम का और दूसरा माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकाला जाए तो ये हम लिख सकते हैं कि इसका N21, अर्थात दूसरे माध्यम और पहला माध्यम के बीच अपवर्तनांक। अगर बोल रहे हैं कि एक के सापेक्ष दूसरा, एक के सापेक्ष दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि दो निरपेक्ष माध्यमों का जो होता है अनुपात, वो हम अगर निकाल रहे हैं तो क्या होता है, वो अपेक्षिक अनुपात कहलाता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये पहला माध्यम है, इसके सापेक्ष इसका, और ये दूसरा माध्यम है इसके सापेक्ष इसका, तो एक सापेक्ष हुआ, इसका जस्ट उल्टा आप क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये N21 हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट जो भाग है इसको जस्ट हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऊपर की तरफ। इसको हम लोग जस्ट ऊपर की तरफ रखेंगे, N2/N1। अगर हम बोल रहे हैं N12, क्या बोल रहे हैं, N12 के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का N12, अर्थात बताएं कि लेफ्ट वाला को कहाँ पे रखना है, ऊपर रखना है, और राइट वाला को नीचे रखना है, अर्थात N12 बराबर N1/N2। अब यहाँ पे जब हम अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, N12 ले रहे हैं या N12 या N21, तो अभी N21 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, N2/N1। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर N2/N1 लिखे, इसका मतलब ये N2 के जगह क्या लिख सकते हैं, ये N2 के जगह इतना लिख सकते हैं, अर्थात C/C2। N2 के जगह C/C2 पूरा के ये बटा करेंगे, और N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो C/C1, अर्थात जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये अंश है, यहाँ से आप भी काट सकते हैं, अंश को काट सकते हैं, और ये हर जो है प्लट के अंश में जाएगा, और अंश का हर जो है प्लट के अंश में आएगा। नहीं समझ में आया, देखते हैं। यहाँ पे ऐसे इसको काट सकते हैं, C/C2, ये पूरा का भगा है, भगा करने का मतलब ऐसे, इसके बटा में क्या है, C/C1 है। जब भगा पलटता है गुना में तो क्या होता है, तो भगा जब गुना में पलटता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए ये और ये दोनों कांस्टेंट था, बताएं कि वह व्यक्ति है कौन सा, मोटू व्यक्ति। तो याद रखिए ये प्रकाश की चाल है, शून्य में प्रकाश की चाल, ऐसा नहीं कि मोटू समझ लिया, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, याद रखिएगा इसको कि ये जो है कभी चेंज नहीं होता है, अर्थात ये प्रकाश की चाल दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर बचा C1 और नीचे बचा क्या, C2। अर्थात यह हम बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से निकल के आया था N21, अर्थात दूसरे माध्यम और पहला माध्यम का, वो किसके बराबर हो जाएगा, N2/N1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 21 जो है वो इक्वल होगा किसके, N2/N1। यहाँ पे N2/N1 लिखेंगे। अब हम लोग का जो निकाल के आया पॉइंट क्या आया, C1/C2। यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंट आया निकाल कर क्या आया है, C1/C2। अर्थात पूरा ये देखा जाए यहाँ से तो हम बता सकते हैं कि ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक हुआ, ये दूसरा पहला माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के चाल के, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम के चाल के। अर्थात ये 2 है तो ये 1 है, ये 1 है तो 2 है। अर्थात यहाँ से क्या निकल के आया कि प्रकाश जो होता है अगर अपवर्तनांक लिया जाए तो अपवर्तनांक अगर दूसरा माध्यम का है तो चाल क्या हो जाएगा, पहला माध्यम का हो जाएगा। अर्थात अपवर्तनांक और चाल में क्या रिलेशन होती है पूछेगा, एग्जाम्पल दे के ऐसे 4 ऑप्शन उसमें पूछेगा कि अपवर्तनांक और चाल में क्या रिलेशन होती है, तो एक दूसरे का ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप नोट बना के लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे इसमें। आशा रखते हैं कि आप लोग को समझ में आई होगी, और किसी भी चीज़ का तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग का आगे चलता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसके बारे में हमने अभी जस्ट बताया, यही चीज़ जो है
यहाँ पे दिया हुआ है N21 जो होता है हम लोग का N21 बराबर क्या लिखे हैं, N21 जो है हम लोग ये N2/N1 अर्थात दूसरा को अगर लेफ्ट वाला है मतलब ऊपर और ये N1 और इसी के इक्वल क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम है। अगर अपवर्तनांक दूसरा है तो माध्यम का चाल पहला हो जाएगा, अगर अपवर्तनांक पहला है तो माध्यम का जो चाल होगा दूसरा होगा, अर्थात C1/C2 यहाँ जो है ये बता रहा है उसी का। अब क्या कर रहे हैं, ये जस्ट हम लोग का अब यहाँ पे ऐसा लिखा जाए कि दूसरा माध्यम ये 2n है, इसका विपरीत होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/N12 अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे N21 इंटू N12 अर्थात अगर माध्यम दूसरा के सापेक्ष पहला और पहला के सापेक्ष दूसरा अर्थात N21 इंटू N12 तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 के बराबर। अर्थात अगर पूछा जाए ऑप्शन ये चीज़ दिया हुआ है और पूछेगा का अपवर्तनांक जो अपेक्षिक अपवर्तनांक, जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अपेक्षिक अपवर्तनांक का क्या मान होगा किसको कहेंगे, तो ये ऑप्शन ऐसे दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे हम बताएं कि N12 इंटू N1 और N21 N12 इंटू N21 बराबर 1, ये भी ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पे अगर दिया रहेगा N12 बराबर में 1/N21 तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा और दूसरा माध्यम के सापेक्ष पहला एक दूसरे का अगर मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 के बराबर होता है। और हमेशा अपवर्तनांक का मान जो होगा वह 1 से क्या होगा, कम या ज़्यादा, तो 1 से हमेशा क्या होता है, अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा, अपवर्तनांक की जो मान होती है वह 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है अपवर्तन के नियम। आपने पढ़ा था जैसे परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के नियम हम लोग बताए थे कि क्या क्या होता है। पहला तो नियम सेम है लेकिन दूसरा क्या होता है, चेंज हो जाता है, और दूसरा क्यों चेंज होता है उसके बारे में हम बताएंगे। अभी जस्ट रुके रहिए हमारे साथ, बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो क्या हुआ, अपवर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। परावर्तन के नियम में वही था और यहाँ भी क्या है, वही है। जस्ट क्या था, वहाँ परावर्तित किरण था और यहाँ क्या है, अपवर्तित किरण है। अर्थात अपवर्तित किरण यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा परावर्तित की जगह, लेकिन पहला माध्यम जो पहला हम लोग का था जो भी है यहाँ पे नियम वो सेम रहेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, वहाँ हमने देखा था कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम में, लेकिन यहाँ पे क्या हम बताएंगे कि आपतन का कोण अपवर्तन के कोण के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि यह चाल अधिक और कम होने की वजह से कभी अधिक मुड़ेगी अभिलंब की ओर तो कभी दूर भागेगी, अर्थात उसका एंगल क्या होता है, सेम नहीं होता है। जिस वजह से क्या किया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अस्नेल, ठीक ना, उनका नाम क्या है, अस्नेल। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा कोण का मान निकालना है तो साइन लगा दो, अर्थात साइन को जया और को जया आप लोग पढ़ेंगे, को जया और जया पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये इसका साइन में जया लगा दिया, अर्थात इनका एक नियम बना दिए कि कोई दो माध्यम में प्रकाश की चाल या कोई विशेष बर्न करने का मतलब माध्यम में या तो चाल हो या कलर की बात है, तो उसके लिए जो आपतन कोण की जया होती है, आपतन कोण की जया वह अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का एक नियतांक होता है। अर्थात हम आई जो होता है आपतन कोण हो गया और आर क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, जया अर्थात साइन का लगा देंगे, ये हम एंगल को मापेगा और ये भी क्या हो जाएगा आर। ये क्या होता है, दोनों एक नियतांक होती है, इसका कोई वैल्यू आएगा और इसका कोई वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू का अनुपात जो आता है हमारा क्या होता है, n के इक्वल, अर्थात अनुपात जो होता है हमारा नियतांक होता है। तो यहाँ जब एक बात और याद रखिएगा, ये हमारा माध्यम है, अर्थात दो माध्यम हो गया, एक हवा और दूसरा जल। अगर दो माध्यम लिए या दो कोई और भी माध्यम हो सकता है हवा और जल के अलावा, तो यहाँ पे माध्यम कितना हो जाएगा, दो, अर्थात इसको n/1 भी लिख सकते हैं। और जब n/1 लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं लेफ्ट वाला को ऊपर n2 और राइट वाला को कहाँ, नीचे, अर्थात n1। तो यहाँ से ये हमारा निकल के आया साइन i बटा साइन r बराबर n2/n1, जो कि यहाँ पे हम वही चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन i बटा साइन r बराबर n2/n1, साइन i बटा साइन r बराबर n2/n1। ये कहाँ से आया, तो पहला माध्यम ये था, दूसरा माध्यम ये था, अपवर्तनांक जो लिखे ये n/1 लिख सकेंगे।
इसमें क्या किए, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया। अर्थात पहला माध्यम का जो होगा चाल उसको हम लोग पहला अपवर्तनांक के इसमें मल्टीपल करेंगे। अर्थात आपतन कोण जो होगा वह किसके साथ मल्टीपल होगा, पहला माध्यम के अपवर्तनांक के साथ, और दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक जो होगा इसमें वह दूसरा माध्यम के जो चाल यहाँ पे कोण है साइन आर, अब अर्थात इसको बोल सकते हैं अपवर्तन का कोण, वह उसके साथ मल्टीपल होगा। आगे हम एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला है, उस पर आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने निकाला था अभी जस्ट अभी आपको एक निकाल के यहाँ से दिए थे फॉर्मूला हम लोग कि अगर माध्यम दूसरा है तो चाल क्या हो जाएगा पहला, और माध्यम पहला है मतलब चाल क्या हो जाएगा दूसरा। अर्थात ये अगर इस चीज़ की बात कहा जाए तो हम ये दे सकते हैं साइन आई और बटा में साइन आर, इसको क्या लिख सकते हैं N2 बाई में N1। अगर N2 बाई में N1 दे रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा C1 बाई में C2, आगे हम लोग का आ रहा है C1 बाई में C2, अर्थात इसके जगह क्या लिख सकते हैं C1 बाई में C2। और जब C1 बाई में C2 दे रहे हैं इस बीच के भाग को थोड़ा देर हटाकर हम इक्वल कर देंगे इसके साथ, तो I के साथ किसका मल्टीपल हो जाएगा C2, अर्थात C2 इंटू में क्या लिख सकते हैं साइन I, और बराबर में दे सकते हैं C1 इंटू में साइन R। अर्थात ये हमारा एक और डिराइव हो गया। ये भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहे, ये भी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो क्लिक किया करिएगा ये। अर्थात अगर ऑप्शन में कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया रहे, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होने वाली है तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, यही चीज़ सबसे निकाल कर दिया जाएगा। तो संभावित है कि इस तरह का भी बन सकता है क्वेश्चन। तो याद रखिए ये नॉलेज के लिए आपके लिए बेहतर होगा। अगर यहाँ पे साइन आई की मान निकालना होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं C1 अब बटा में इसको C2 इंटू में साइन R। यहाँ से ये भी हमारा क्या हो सकता है आ सकता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस यह जो चीज़ हम लोग का दिया हुआ है एक अगर डिराइवेशन हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। आपके पास वो क्षमता है और आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बस पढ़ते रहिए और एग्जाम को क्या कीजिए क्रैक कीजिए पैराडॉक्स के साथ। तो चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का आता है इसमें पॉइंट कि ये जो हम लोग है ये क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सबसे फर्स्टली आप लोग को फिगर दिखाई दिया होगा। ये देखिए आप जब ग्लास में एक छड़ी को डाले हैं, ये पेंसिल है या छड़ी है जो भी है, छड़ी को डाले तो इस छड़ी को सीधी रेखा में ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधी रेखा में निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये जो है थोड़ा सा खिसक कर और यहाँ से ये जो ये सीधी रेखा में नहीं नीचे की तरफ खिसक के और सीधा निकला है। अर्थात सीधी रेखा में नहीं जाके ये थोड़ा क्या हो गया है अविलंब की ओर मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जब ऊपर से देखेंगे हम लोग तो हवा से कहाँ पे जा रहा है, जल में जा रहा है। अर्थात हवा से जब जल में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या होती है मुड़ जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अपवर्तनांक की बात आए, जब भी कभी अपवर्तनांक की बात आए तो याद रखिएगा कि जिस माध्यम अगर सघन माध्यम की बात कर रहा है तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा ज़्यादा होगा। क्यों? सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा इसलिए होगा, सघन मतलब घना जंगल, और घना जंगल में क्या होता है शेर बाघ ज़्यादा होती है। तो अर्थात शेर बाघ का काम कौन कर रहा है, ये अपवर्तनांक कर रहा है। शेर बाघ का काम कौन कर रहा है, अपवर्तनांक। अर्थात सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होती है अधिक होती है। लेकिन एग्जाम में कभी पूछे कि अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक और विरल माध्यम का अपवर्तनांक तो आप अलग अलग लिखिए। अर्थात अपवर्तनांक की बात आए तो प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ उसमें प्रकाश की चाल कम जाएगी, और जिस माध्यम को अगर सघन माध्यम कह रहे हैं तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है कम जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होने वाला है जो आप हमारे साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल दें कि एक किरोसिन का, किसका, एक किरोसिन का एग्जाम्पल दें कि किरोसिन जो होता है उसका, और नेक्स्ट हम लोग जल के बारे में बोल रहे हैं। तो जल अगर ये सघन होगा कि किरोसिन सघन होगा, तो याद रखिए जल जो होगा हम लोग का क्या होगा सघन की किरोसिन सघन होगा। तो आप बता सकते हैं कि सर जल तो सघन होगा लेकिन ये यहाँ पे सघन नहीं होगा, जस्ट इसका क्या होता है उल्टा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमेशा जल जो होता है वो क्या करेगा पानी को, ये किरोसिन जो आयल होता है उसको अपने ऊपर रखेगा। अगर ये जल है, ये अगर जल है तो ऊपर क्या हो जाएगा किरोसिन, क्योंकि जल का डेंसिटी घनत्व जो होता है अधिक होता है और किरोसिन का घनत्व क्या हो जाएगा, किरोसिन का घनत्व कम जाएगी, किरोसिन का घनत्व क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वह क्या कहलाता है
यहाँ पे हमारा जो जल का घनत्व है वो पानी से ऊपर जाएगा तो ये हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और इसको बोलेंगे क्या, सघन माध्यम। अर्थात यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम केरोसिन। क्योंकि इसी को क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। अभी हमने निकाला था पीछे, अगर नहीं है तो जाके वीडियो देखिए। इसमें हम बताए थे कि 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल थी और इसमें विरल जो है इसमें कितना था 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात यहाँ ये बता सकते हैं कि विरल माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन, और ये हमारा हो जाएगा विरल, क्योंकि इसका डेंसिटी है। तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में अपवर्तनांक दिया हो तो अपवर्तनांक पे हम लोग क्या करेंगे, चाल को डिपेंड करेंगे यहाँ पे कि चाल जो होता है वो अपवर्तनांक का इन्वर्सली होता है। अर्थात जब चाल को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर चाल बढ़ा दिया जाए, इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कम जाएगा, अगर इसको कम कर दिया जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन ये जब अपवर्तनांक की बात आए, लेकिन जब सघन और विरल की बात आए तो सघन में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। विरल जो होता है हवा में प्रकाश की चाल अधिक होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगा, लेकिन सघन अर्थात जल, कांच, ये सब में प्रकाश की चाल कम होगी। अर्थात एग्जाम में जब भी कभी पूछेगा तो या तो अपवर्तनांक अलग पूछेगा, नहीं तो सघन विरल अलग पूछेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक साथ दोनों को मिलाकर नहीं रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे अभी तेल और केरोसिन और जल के बारे में बताएं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इसमें जो होता है जल क्या करता है, केरोसिन को अपने ऊपर तैरते हुए रखता है। अर्थात इसका डेंसिटी घनत्व कम था, अगर घनत्व कम है तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा किसका, जल का। और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो अपने से कम घनत्व वाले को ऊपर तैरते ऐसे ऐसे तैरते रहता है, तो इसका घनत्व कम जाएगा। तो घनत्व जिसका कम जाता है वो उसको विरल माध्यम कहते हैं और जिसका घनत्व अधिक होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। जिसका घनत्व कम होता है अर्थात वायु का घनत्व यहाँ पे अगर कम कह रहे हैं तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम। अगर जल का घनत्व जो होता है हमारा अधिक होता है तो जल सघन हो जाएगा। ये हम नियम पढ़े थे शुरू में, ये नियम जो है पढ़े थे ये कि जिसका घनत्व अगर अधिक है, अगर घनत्व अधिक है तो क्या होगा, वो सघन माध्यम हो जाएगा। लेकिन जिसका घनत्व कम है, कम घनत्व वाला वो विरल। लेकिन ये जो नियम है यहाँ पे आके क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे, पानी को हम लोग क्या कहते हैं, पानी को अगर हम बोल सकते हैं कि ये पानी जो है हमारा वह क्या होता, सघन होता, लेकिन यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, विरल। क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल इसमें क्या है, अधिक है। और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है किससे, केरोसिन से। केरोसिन को यह अपने ऊपर तैरता है। आपने पढ़ा होगा कि जल में जो बर्फ होती है क्यों तैरती है, तो बर्फ का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व ज़्यादा होता है। अर्थात जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा। तो केरोसिन जो होता है तेल, उसका घनत्व कम होता है, ऊपर तैरेगा। तो इसको अगर ये घनत्व कम होता है तो इसको हम क्या कहते थे, विरल माध्यम कहते हैं। अभी उन्होंने बताया कि जिसका घनत्व कम होगा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। तो ये घनत्व केरोसिन का कम है क्योंकि पानी पे तैर रहा है तो ये विरल माध्यम होता। लेकिन यहाँ क्या हो गया, उल्टा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है वो विरल माध्यम। लेकिन सघन और विरल की घनत्व की बात आएगी तो इसमें घनत्व जो होगा इसका अधिक होगा और इसमें इसका कम। अर्थात जिसका कम होता है उसको सघन कहते हैं ना कि विरल, तो विरल कहते हैं। जिसका घनत्व कम होता है उसको विरल कहते हैं। लेकिन ये नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए आपको हमने बताया क्या कि जब कभी आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहा है अपवर्तनांक के बारे में तो अपवर्तनांक पे चलिए, क्या चलिए कि जिसका अपवर्तनांक जो होता है अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम जाएगी। और जिसमें का प्रकाश की चाल जो होगा अधिक होगा उसमें अपवर्तनांक जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक तो हमारा इस पे चलना है अपवर्तनांक वाली बात पे, घनत्व पे नहीं जाइएगा ना तो कन्फ्यूजन फिर हो जाएगा। दूसरा है हमारा कि जब कभी हम लोग का सघन और विरल की बात करें तो सघन और विरल में याद रखिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझते हैं। आगे तक फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उसमें क्या कर रहा है वही चीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ जिसे दिखाया गया है एग्जाम्पल में कि पॉइंट क्या होती है हम लोग का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। जब कभी आप बाल्टी में पानी रखे होंगे तो ऊपर से देखिएगा वो लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है, अर्थात उसकी गहराई कम प्रतीत होना। पानी में रखा सिक्का के तल से ऊपर दिखाई देना, ये भी एग्जाम्पल हम शुरू में आपको बता दिए थे। नेक्स्ट हम लोग का होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या, किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ये हमारा प्रिज्म जो होता है सबसे पहला है क्या, तो प्रिज्म जो होता है उसका 5 सतह होता है। 3 जो होगा आयताकार, 3 सतह इसका क्या होगा आयताकार होता है, और 2 सतह इसका क्या होता है त्रिभुजाकार होता है। 2 सतह इसका त्रिभुजाकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ हम समझाएंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा क्या है ऐसे, ये हमारा पॉइंट है, इसको समझिएगा प्रिज्म किसको। ये हमारा इस तरह का होता है प्रिज्म, त्रिभुज का आकार का, अर्थात इसमें जो होगा ये पहला सतह ऐसा दिख रहा है, यहाँ से ये पॉइंट हम लोग का क्या कहलाएगा आयताकार। ये सतह और ये सतह, ये दोनों सतह जो होता है हम लोग का अपवर्तक सतह कहलाता है। ये और ये सतह को क्या कहेंगे अपवर्तक सतह कहेंगे। तो अपवर्तक सतह जो होता है ये आयता के आकार का है, आयत के आकार का। तो 1 2 और ये हमारा बेस होता है, ऐसे इस तरह का दिया हुआ रहता है, ऐसे प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है। तो इसमें जो हमारा बेस होता है ये आयत का आकार का 1 2 और 1 3, 3 सतह आयत का आकार का होगा, और 2 जो हमारा इस तरह का बन रहा है ये त्रिभुज के आकार का होता है, इधर आप देख रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ 5 सतह होता है, जिसमें 3 आयताकार होगा और 2 त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट हम ये पॉइंट बताएंगे आपको कि जब कभी हम लोगों की बात आती है, ये हमारा जो कोर है, अर्थात दोनों अपवर्तक सतह के बीच जो ये कोर होता है हम लोग का, इसको अपवर्तक कोर कहा जाता है। और अपवर्तक कोर को जो होता है, दोनों सतह के अपवर्तक कोर को जो अलग अलग क्या करता है एंगल, यहाँ पे एंगल बना रहा है। ये त्रिभुज अगर बन रहा है, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों के बीच ये एंगल बना रहा है। इस कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है। अर्थात इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं, याद रखिएगा। इसमें 3 आयताकार सतह होता है, जिसमें 2 क्या होता है 2 हमारा अपवर्तक सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। आपको समझ में आएगा होगा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या है। तो यहाँ हम चलते हैं, ये प्रिज्म क्या कहलाता है कि अगर प्रिज्म का मुख्य काट समबाहु त्रिभुज हो तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो होता है प्रिज्म का मुख्य काट, अगर समबाहु त्रिभुज कहा जाए, त्रिभुज कौन सा लिया जाए समबाहु, तो याद रखिएगा कि तीनों एंगल इसका सेम होता है, तीनों साइड सेम होने के कारण, अर्थात एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के कटान बिंदु को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण को कटान बिंदु को क्या कहा जाता है विचलन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जैसे हमने बनाया अभी, ये हमारा इस तरह का, ये जो हमारा पॉइंट बना इस तरह का था, ये ऐसे बना था, यहाँ से ऐसे खींचे इस तरह का, यहाँ से ये हमारा पॉइंट बना एंगल और इसके बीच का एंगल। तो ये जो एंगल हमने बताया, ये बीच का जो भाग है डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या कहलाता है अपवर्तक कोण, जिसके बारे में हम जस्ट अभी बताएं कि बीच का जो भाग है वो हमारा अपवर्तक कोण है। ये बीच का जो भाग अपवर्तक कोण कहलाता है। जो पिछला भाग होता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है। यहाँ से हम ये इसको डॉटेड लाइन से इसको दिखाएंगे, क्योंकि ये पीछे का क्या होता है भाग होता है यहाँ तक। अर्थात ये जो हमारा अभी बताएं कि नीचे का जो व्यास था वो इसको डिनोट करेगा, ये आधार हम लोग का, ये हमारा पीछे का जो लाइन था जिसको अपवर्तक कोण कहें, ये दोनों को जो त्रिभुज बना रहा था उसके बीच का कोण को इसको प्रिज्म कोण या क्या कहते हैं अपवर्तक कोण कहा जाता है। तो यहाँ से हमने इसके बारे में समझा। फिर हम यहाँ पे ये बताएं कि ये अगर इसको मान लेते हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर इस तरह का रेखा है। जब इस पे किरण आएगी, इस चीज़ को ऐसे आप रख सकते हैं, ऐसे इसको क्या कीजिए ये ऐसे घुमा दीजिए, तो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे। इस पर जब आपतित किरण आती है तो ये मेरा अभिलंब होता है, अभिलंब की ओर ऐसे सीधे नहीं निकल कर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करें, इधर से ये कोण आ रही है और आने के बाद ये सीधे नहीं निकल के क्या होगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ऐसे। जब मुड़ेगी तो इसके बीच का जो हम ऐसे डाल रहे हैं ये अभिलंब हो रहा है, ये मेरा क्या कहलाएगा अभिलंब कहलाएगा। और यहाँ से ये जो किरणें निकली आपतित किरण हो गया, ये आने वाली किरणें आपतित किरण। और जब ये जाएगी आगे सतह पर प्रिज्म के अंदर, तो ये फिर क्या होती है यहाँ से, ये जब आने वाली ये आएगी किरण अब, और आने वाली किरणें फिर क्या होगी बाहर, जब जैसे ही निकलेगी सघन से विरल में, तो अभिलंब से क्या होती है दूर भागती है। अर्थात इसके बीच अगर खींचा जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अभिलंब होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आती है कि जब कभी हम ये निर्गत किरण
आपतित किरण और ये निर्गत किरण, अर्थात इसको पीछे की तरफ मुड़ाएंगे और ये इसको आगे की तरफ मुड़ाएंगे तो पता चल रहा होगा आप लोगों को कि एक एंगल बना रहा है। कहाँ पे? इस जगह पे, अर्थात इसको डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल्टा। तो ये बताएं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है यहाँ पे, ये क्या होता है? हम लोग का विचलन कोण कहलाता है। और इसी विचलन कोण के कारण आपने जब देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग गले में पहनते हैं उस पर लाइट पड़ती है तो वह सातों रंग का चमकता है, अर्थात वह क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो आपको ये प्रिज्म अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट हम लोग आगे तो पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसमें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो होता है हम लोग का, वो बता रहा है कि लेंस पदार्थ का वह भाग होता है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ज्यामितीय सतह कहने का मतलब कि इस तरह से एंगल बनाएगा दोनों के बीच और घिरा हुआ रहेगा। ये कितना तरह का होगा? दो तरह का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। पहचानने के लिए कैसे पहचान सकते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस है? तो याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है उत्तल लेंस और इसको बोला जाता है अवतल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। अर्थात उत्तल लेंस को अगर छू कर पता करना होगा तो इसका दोनों भाग जो होगा वह किनारा से कम पतला होगा और बीच का भाग मोटा होगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है? दोनों भाग क्या होता है? मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। तो आगे हम लोग इसमें ऐसा ही अगर कोई दे दिया जाएगा कि अगर आपको बताइए कौन सा लेंस है हाथ में, तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा वक्रता केंद्र के बारे में। हम लोग जब पढ़ा रहे थे उसमें, जब परावर्तन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि दर्पण होता है, उसमें भी केंद्र होता है वक्रता केंद्र। लेंस की बात आई तो देखिए, जब इतना हम भाग को, ये जो भाग है हमारा, इसको हटा देंगे इधर से, ये भाग अगर इधर से हटा दिए और ये भाग इधर से हटा दिए तो बीच का भाग हमारा ये और ये ऐसे बना। अर्थात ये बतला रहा है यहाँ पे, ये जो लेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को देखिए, तो ये भाग जो है हम लोग का क्या बता रहा है? ये भाग, ये जो भाग है ये क्या बता रहा है कि ये क्या है? लेंस है। अर्थात जो लेंस जो होता है वो वृत्ताकार ही होता है दोनों तरफ से और दोनों का कटान बिंदु होता है। तो यहाँ से आया वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो वक्रता केंद्र जो होता है लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात ये जो गोलीय सतह से घिरा हुआ है इसके केंद्र को, इसको वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। लेकिन दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष। दर्पण में मैंने पढ़ाया था कि जब ये दर्पण है अवतल दर्पण तो इसका ऊपरी भाग को क्या करेंगे? पेंट कर देंगे, परावर्तक सतह इसका निचला भाग होगा और ये मुख्य जो बिंदु होता है ध्रुव, ध्रुव से जाने वाली जो किरणें होती है ये इसको मुख्य अक्ष या क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब दो यहाँ पे लेंस ले रहे हैं, अर्थात ये वृत्त बना रहा है, ये वृत्त बना रहा है, तो दोनों का जो वक्रता केंद्र है उसको मिलाने वाली रेखा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। आप लोगों के क्लियर हो गया होगा इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, अर्थात यहाँ से ये ऐसे देखिए क्यों कहा जाता है? जब हम कभी उत्तल लेंस को बना रहे हैं तो उत्तल लेंस जो होता है ये हमारा इस तरह से बनेगा। अर्थात ये जो हम लोग का भाग है नेक्स्ट आगे की तरफ ऐसे और ऐसे मिलाएंगे तो जब कभी प्रकाश की किरणें इससे होके जाएगी तो ये क्या होती है? प्रकाश की किरणें इस पर पड़ने के बाद वो इस तरह से मुड़ती है और ये जैसे जैसे मुड़ेगी इसका मतलब कि ये एक बिंदु पर क्या होगी? मिलेगी जाके। और जो यहाँ पर जो हम लोग का बिंदु होता है जिसको हम सेंटर भी मान लिया उससे होके जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली किरणें और ये जो जितना किरणें होता है एक बिंदु पर जाके मिलती है तो एक कन्वर्ज कर रही है। और हमने बताया था कि आपतित जो अभिसारी अपसारी में जब तीन समांतर किरण पुंज पढ़ाए थे तो अपसारी मतलब होता है अप मतलब फैलना और अभी वो आया है मतलब एक बिंदु पर अभी वो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी हम अवतल लेंस की बात कहें या उत्तल लेंस की तो उत्तल लेंस क्या करेगा? उत्तल लेंस एक बिंदु का कन्वर्ज करेगा मतलब अभी आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अर्थात ये अभी पहुंच रहा है इस बिंदु पे। और अब अवतल लेंस जो होता है ये इस तरह का होता है। अर्थात जब इससे प्रकाश क्या करेगा? अंदर जाएगा तो ये दर्पण के जो लेंस होता है उससे ये इस तरह से फैलेगा
और जब फैलेगा तो क्या होता है, यह दूर भागता है, तो लगता है यह क्या कि आगे की तरफ ये जाता, तो इस तरह से यहाँ से ऐसे मुड़ता और मुड़ने के बाद पीछे इस तरह से मिला के देखते हुए करते हुए प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो क्या कर रहा है, जो लाइट यहाँ से निकला उसको फैला रहा है, और फैला रहा है मतलब जो फैलाता है उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी या अपसारी। तो जो फैलाता है उसको अपसारी कहते हैं, अप मतलब फैलाना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अभिसारी किसको कहेंगे, अवतल को, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। अब आप लोगों को बताना है कि हमारे जो आंख में जो लेंस होता है वह कौन सी लेंस होती है, हमारे आंख में जो लेंस होता है कौन सी लेंस होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट बता रहा है ये, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रारॉक्स आपके हमेशा आगे बढ़े रहेगा, आपके साथ रहेगा और कदम से कदम मिलाकर चलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप हर एक वीडियो को अपने तन मन से देखें और इन शिक्षकों के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है उनको बेहतर बनाने का जिम्मेवारी अपने आप ले, और एग्जाम में बेहतर होगा इसकी जिम्मेवारी हम ले सकते हैं। तो चलिए, प्रारॉक्स के लिए आज का इतना ही क्लास रहा। धन्यवाद।